नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार सर आपको ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से कक्षा 5वीं के विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। यह वीडियो आपको ओलंपियाड एग्जाम 2024 और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 सहित भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने और गणित को बेहतर बनाने में उपयोगी होगा। लास्ट पार्ट तक हमने प्रश्न नंबर 90 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 जो कि एक आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के तार्किक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। किसी संख्या को दुगना करो, कोई एक संख्या आप मान लीजिए, फिर उस संख्या को दुगना करना है, फिर प्राप्त संख्या के 4 गुना करो। आपको जो प्राप्त होगी दुगना करने के बाद उस संख्या का फिर आपको 4 गुना करना है। फिर मिलने वाली संख्या मूल संख्या की है, तो मूल संख्या से अर्थ यहां पर है कि जिस संख्या से आपने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को। हम यहां पर आंसर देखते हैं इसका कि किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं, माना कि वह संख्या आपकी x है, ठीक है। मैथमेटिक्स में x मानकर चलना पड़ता है। तो यहां पर हमने मान लिया कि वह संख्या x है। इस संख्या को दुगना करो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दुगना करते हैं। तो इस संख्या को दुगना किया तो क्या हो गया, 2 गुणित x हो गया। x का डबल क्या होगा, 2x होगा। फिर प्राप्त संख्या को 4 गुना करो। तो प्रश्न अनुसार ही चल रहा हूं मैं, 4 गुना हमने किया, ठीक है। 4 गुना किया, किसका किया, 2x का हमने 4 गुना किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां पर 8x। अब यहां पर हमें प्राप्त हुई नई संख्या, मिलने वाली संख्या, यह मिलने वाली संख्या है, मूल संख्या की है। मूल संख्या क्या थी हमारी, x थी। इन दोनों में क्या रिलेशन है यह आपको बताना है। एक तरफ आपकी मूल संख्या है, ठीक है, आपकी जो मूल संख्या है वह है x, और एक तरफ है आपकी नई संख्या। नई संख्या जो प्राप्त हुई वह है 8x। इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है क्या है। तो यहां पर x है, यहां पर भी x है, और ये इसकी 8 गुना है। तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा 8 गुना, मतलब C वाला। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 92 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम इसे भी आईएमपी की श्रेणी में ही रखेंगे। 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा से अर्थ है कॉमन, ठीक है। जैसे आप 2 भाई बहन है, स्कूल जा रहे हैं, और मान लीजिए आप एक ही बोतल से पानी पी रहे हैं। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी एक बोतल पानी की है, यह दोनों की साझा बोतल है, दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार से साझा मतलब कॉमन। साझा गुणनखंड है 24 एवं 36 का। तो यहां पर हम देखते हैं आंसर नंबर 92। 24 को यदि हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम 24 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और इसके बाद हम 36 को यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब साझा से क्या मतलब है, क्या निकालना, हमें निकालना है साझा गुणनखंड, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर साझा गुणनखंड। अब साझा गुणनखंड से यह मीनिंग है इसका कि दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में है कॉमन उसे निकालना है। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, फिर 2 यहां पर, 2 यहां पर, और एक 3 यहां पर, और एक 3 यहां पर, ठीक है। अब 2 यहां पर नहीं है और 3 यहां पर नहीं है, तो साझा गुणनखंड में आपका 1 2 ये आ जाएगा, 1 2 ये आ जाएगा, और एक 3 आ जाएगा। कुल मिलाकर 2 दूना 4 तिया 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर 12 ऑप्शन ए के अंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 92 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 93
यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को भी हम आईएमपी कहेंगे और इसे नेस 2024 के लिए आरएस के द्वारा जो शेड्यूल जारी किया गया उसके अंदर भी लिया गया, इसलिए यह वेरी वेरी आईएमपी की श्रेणी में आ जाता है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको यहां पर बताना है कि 1 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर आंसर नंबर आपका 93। इसे समझिए, यहां पर डाक टिकट की बात की जा रही है और कैसा डाक टिकट है, वर्गाकार। इस प्रकार की कोई आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में, कैसी, चारों भुजाएं बराबर हो, कैसी हो, बराबर हो। चारों भुजाएं यदि किसी आकृति की बराबर होती है तो वह आकृति आपकी वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो यहां पर यह वर्ग है और इस प्रकार का एक डाक टिकट है। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर ही मैं लिख देता हूं इसे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब जो आपकी भुजा होती है उसका वर्ग होता है। तो यहां पर भुजा है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 1 गुणित 1 मतलब हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 यहां पर दिया गया है, फिर इसके लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। एक यहां पर आयत दिया है, ये इस आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका एरिया कितना है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर हिंदी में लिखा है, मैंने इसे वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख दिया है। और उस आयत के आधे हिस्से में एक त्रिभुज बना हुआ, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये इसके आधे हिस्से में बना हुआ है, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये आधे हिस्से में बना हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि इसका पूरे का क्षेत्रफल 24 है तो त्रिभुज का कितना होगा। तो हम निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24, इसका आधा कर दो, ठीक है। इसका आधा भाग ही तो ये लिखा है ना, आयत के आधे भाग में एक त्रिभुज बना है तो इसका आधा कर दो, मतलब क्या हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है यहां पर देखते हैं 12 वर्ग सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दिया है, क्या यह दिया गया है 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज है यहां पर कि मान लीजिए ये आपका आयत है और आयत को आप यहां से 2 भाग कर देंगे तो भी आपको एक त्रिभुज मिलेगा। और इस प्रकार के आयत में यदि आप इस प्रकार से त्रिभुज बनाकर अलग कर देंगे तो भी यह आधा आधा ही होगा। तो कहीं से भी आप त्रिभुज बनाएंगे, 2 त्रिभुज यदि इसके अंदर निकलते हैं तो वह इसका 50% पार्ट ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको यहां पर दिया गया है, मीना ने मेज पोस्ट बनाने के लिए 100 मीटर लेस खरीदी, 2 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी। 4 मेज पोस्ट से में लेस लगाने के बाद कितनी लेस बचेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से कोई ज्यादा तर्क नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 96, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम काफी सारे कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 97 जो कि अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। दिए गए चित्रों में कौन सा विवरण सही है। आपको यहां पर चित्र दिए गए हैं, एक ये चित्र ए, एक चित्र बी। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विवरण सही है। जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से सही तर्क क्या है इन दोनों चित्रों के विषय में।
चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों की तुलना की जा रही है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है और इसका कोई एरिया है, कोई क्षेत्रफल है। तो एक बॉक्स का क्षेत्रफल, तो ऐसे इसमें कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कितने बॉक्स हैं, 5 बॉक्स है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बॉक्स है। अब हम पढ़ते हैं। चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल से अधिक है। जब बॉक्स बराबर हैं तो जगह भी बराबर ही घेरेगा, और जब बराबर जगह घेरेगा इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल भी बराबर है। तो यहां पर यह तो नहीं हो सकता। चित्र ए का क्षेत्रफल चित्र बी के क्षेत्रफल के समान है, बिल्कुल यह हो सकता है, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, क्योंकि यहां पर जो बॉक्स दिए हैं वर्गाकार उनकी संख्या बराबर दी गई है। सी भी नहीं हो सकता, मापा नहीं जा सकता, या फिर कम ज्यादा वाली बात तो है ही नहीं। तो यहां पर आपका 97 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 98, जो कि एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप कितना अधिक है। आपको यहां पर परिमाप की जानकारी होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। तो पहले हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाते हैं। तो मान लीजिए यह आपका वर्ग है और जिसकी चारों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है। यह भी 2 है, यह भी 2 है, यह भी 2 है और यह भी 2 है। तो इसका जब आप परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है कि बाहर बाहर की माप। आप 2 2 2 2 2 धन 2 धन 2 धन 2, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणित 4। ठीक है, 2 को कितने बार जोड़ा गया है, 4, तो कुल मिलाकर यह हो जाएगा 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। एक इसका परिमाप। एक सेकंड वाला दिया गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। एक और दिया गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4। इसका यदि परिमाप निकालें तो क्या आएगा, 4 को कितनी बार जोड़ना है, 4 बार। तो 4 गुणित 4, 4 को 4 बार जोड़ा, कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इससे यह कितना अधिक है, इसका परिमाप कितना अधिक है। तो एक का है 8 सेंटीमीटर, एक का है 16 सेंटीमीटर। कितना अधिक है, 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो आंसर आपका आ जाएगा सी वाला, कि इसका जो परिमाप है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले का, वह 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। यह 8 कहां से आया है, 16 में से हमने 8 को माइनस किया है, तब आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपका यह रहा, जो कि सामान्यतः पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समान वर्गों को आपस में जोड़कर रखने से बने हुए आयत का परिमाप कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्लास 10th तक पूछे जाते हैं। यहां पर मान लीजिए एक ये आपका वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग में आपने इस प्रकार का एक और वर्ग जोड़ दिया। ओके, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समान वर्गों को आपस में जोड़कर बने। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा, इस प्रकार की कोई आकृति बड़ी बन जाएगी। ये 2 टुकड़े थे इसके यहां से, तो यहां पर एक लंबा बन गया। जोड़कर बना दिया, तो बने आयत का परिमाप कितना है। अब आपको नए आयत का परिमाप दिखाना है। तो जब आप इसका परिमाप निकालेंगे, ठीक है, जब इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, यहां पर 2 गुणित 4 मतलब 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। और इसका परिमाप क्या आएगा, इसका परिमाप भी 2 गुणित 4 मतलब आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। दोनों का परिमाप 8। तो आपका तर्क यह होगा कि यह भी 8 ही आज 8 और 8 16 परिमाप इसका आ जाएगा। इस नए आयत का परिमाप हमें निकालना है कि इसका क्या आएगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो परिमाप का क्या मीनिंग होता है। परिमाप का यह मीनिंग होता है कि ये वाली जो लाइन है जो मैंने अभी हटाई, यह नहीं ऐड होगी। अब यह नया आयत आपका इस प्रकार से बन गया है।
तो ये 2 आपकी थी यहाँ पर और 2 ये हो गई 4। ठीक है, ये 2 और 2 मिलके 4, और ये वाली लाइन तो 2 ही रहेगी, ये वाली लाइन ये भी 2 रहेगी, और नीचे वाली जो 2 2 थी वो मिलके हो गई 4। अब आप इसका परिमाप निकालो, कितना आएगा। इसका परिमाप आएगा आपका 2 धन 4 धन 2 धन 4। कुल मिलाकर इसे आप ऐड करेंगे तो 4 और 4 8, 2 10 और 2 12 आएगा। ठीक है, तो क्या 12 सेंटीमीटर इसमें आंसर दिया गया है? तो यस, 12 सेंटीमीटर इसमें आंसर दिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 99 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर आपका 100, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, समकोण का दुगना होता है। आपको यहां पर बताना है कि समकोण का दुगना कौन सा कोण होता है। तो आपको पिछले पार्ट में बहुत ही डिटेल में मैंने अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण और सभी के बारे में जानकारी दी थी। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं 100 नंबर का आंसर। जो समकोण होता है, समकोण होता है वह 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, प्रश्नानुसार इसका कर दिया दुगना, तो फाइनली हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 180 डिग्री का कोण को कहते हैं ऋजु कोण। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 भी इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे है, और इस पैटर्न के कई क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। घड़ी में 10 बजे की स्थिति में दोनों सुइयों के बीच बने कोण व 2 बजे की स्थिति में दोनों सुइयों के बीच बने कोण के बीच संबंध है। आपको यहाँ पर घड़ी की समझ यदि है तो आप फटाफट इसे सॉल्व कर देंगे। हम बनाते हैं पहले दोनों स्थितियों की घड़ी। 10 बजे एक घड़ी आपकी इस प्रकार से है मान लीजिए, और ये इसमें 2 कांटे हैं। यहाँ पर आपका 10 का, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, और ये आपका हो गया 10। तो एक कांटा आपका यहाँ पर आता है और एक कांटा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये स्थिति कितने बजे की है? 10 बजे की स्थिति है। और एक स्थिति है 2 बजे की स्थिति। तो 2 बजे की स्थिति में क्या होगा? इस प्रकार से आपकी घड़ी, तो यहाँ पर 12, यहाँ 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आपका 2 समथिंग इस प्रकार से एक कांटा यहाँ पर और एक कांटा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कांटे रहेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन दोनों कोणों के बीच में क्या संबंध है। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है। न्यून कोण किस कोण को कहते हैं? जिसकी माप 0 से 90 के बीच हो, ऐसा कोण आपका समकोण कहलाता है। तो यह कोण आपका 0 से 90 के बीच में है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनता है और इन दोनों के बीच में ही यह वाला कोण है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 102, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका यहां पर, और यह क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट IMP क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। माचिस की डिब्बी में कोनों व किनारों की संख्या होती है। आपने माचिस देखी होगी। आप माचिस यदि नहीं देखी है तो आप अपने घर में माचिस लीजिए हाथ में और उसे देखिए ध्यान से। माचिस की डिब्बी में कोने व किनारों की संख्या कितनी होगी? मैं एक आकृति आपको बनाता हूं यहां पर, उस प्रकार की आपकी कुछ माचिस होगी। यह इस प्रकार से, यह और यह और यह और यह, और इस प्रकार से आकृति आपकी माचिस वाली आकृति होगी। ठीक है, अब माचिस के डिब्बे में कोनों और किनारों की संख्या, तो कोनों की संख्या कितनी होगी? कोने की संख्या 1। अब यहां पर हम रेड कलर के पेन से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए यहां पर?
8 तो हो गए कोने। ठीक, कितने कोने? 8 कोने। ओके। और किनारे, ये तो कोने हो गए 8, किनारों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपके कहलाते हैं किनारे। ये आपका एक किनारा, ये 2 किनारे, ये 3 किनारे, ये 4 किनारे, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो कुल मिलाकर 12 आपके किनारे होंगे। किनोर जिसे कहते हैं आप, किनोर, किनोर। ठीक है, फरसी वगैरह की किनोर होती है, लग जाती है सिर में, तो वही किनोर को यहाँ पर किनारे कहा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर कहाँ है? तो डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 12 8 है, यहाँ 8 12 है। जो चीज पहले पूछी गई है उसका आंसर पहले, जो बाद में पूछी गई है उसका बाद में। कोने पहले आए तो 8, किनारे बाद में आए तो 12। अब आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न की श्रेणी में आता है। समकोण का 1/3 कोण होता है। ठीक है, 103 देखते हैं। समकोण का 1/3, तो पहले तो आप 1/3 से क्या मतलब समझते हैं ये देख लीजिए। 1/3, 1/3 से अर्थ होता है कि 1 का 3, 1 का 3। ठीक है, हिस्सा वह होता है 1/3। अब आपसे पूछा जा रहा है, उसका उत्तर देते हैं। समकोण का 1/3, तो किसका? समकोण का 1/3। ठीक है, समकोण का 1/3 बराबर समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। का मतलब क्या होता है? का अर्थ होता है गणित में गुणा से। का अर्थ गणित में होता है गुणा के निशान से। समकोण का 1/3, 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब आप इसे हल कर लीजिए। इसको फाइनली हम लिख सकते हैं 90/3। 3 का भाग यदि आप 90 में देंगे, किस प्रकार से? 3 का भाग यदि आप 90 में देंगे तो 3 तिया आपके 9 और ये माइनस होके 0 और ये ऐसी कैसी यहाँ 0 और यहाँ 0। फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 30। ओके, तो यहां पर चूंकि कोण की बात चल रही है इसलिए हम लगाएंगे डिग्री। तो समकोण का 1/3 30 डिग्री होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 104 भी है, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लू दे देता हूं, मैं आपके लिए इसे छोड़ता हूं। 50 पैसे 2 रुपए का कौन सा भाग है? 50 पैसे 2 रुपए का, तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 200 पैसे होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 2 रुपए में 200 पैसे, तो 200 पैसे में यदि हमें 50 पैसे का पार्ट देखना है तो कितना होगा? यह आपका हो जाएगा 1/4। अब आप इसे सॉल्व करके देखना, मैंने आपको यहां पर आंसर भी दिखा दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 105, यह भी इसी वेरिएशन में है। 100 सेंटीमीटर का 1/4 भाग, तो 100 सेंटीमीटर का, यहां पर जो का दिया है इसका मतलब होता है गुणा। तो 100 गुणित 1/4 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 106, जो कि एक आईएमपी प्रश्न है और नेस 2024 के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया आरएसके के द्वारा, उसमें इसे सम्मिलित किया गया है। अरुण एक दिन में 8 घंटे सोता है। बहुत सोता है भैया अरुण तो। अरुण एक दिन में 8 घंटे सोता है, तो वह दिन का कितना भाग सोता है? इन दोनों क्वेश्चन भी इसके अंदर समाहित हैं। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ नया है। क्वेश्चन नंबर 106 का यहां पर लिखते हैं हम आंसर। एक दिन में 8 घंटे सोता है, तो एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे ये क्या करता है? सोता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये बताइए आप। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, ये बात आपको
पता होगी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और जो आपका अरुण है यह एक दिन में 8 घंटे सोता है। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे सो रहा है और एक दिन में जो घंटों की संख्या है वह 24 है। तो वह दिन का कितना भाग सोता है, आपको सोने का भाग दिखाना है। तो वो जो सोता है उसका भाग, सोता है उसका भाग हम देखते हैं। तो यहां पर 8/24, 24 में से, अब इसे आप पढ़िए और समझिए, 24 में से 8, 24 में से 8, तो 8 ऊपर 24 नीचे। अब इसको काट देते हैं हम, तो 8 या 24, फाइनली आंसर आ जाएगा 1/3। तो जो सोने वाला जो उसका भाग है वह है 1/3, जिसे आप अपनी भाषा में 1/3 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1/3। अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1/3 मतलब 1/3। ओके, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1/3 आंसर, जो कि सी में दिया गया है। और यहां पर आप इसे लिख सकते हैं आपका अरुण, नहीं तो आप समझेंगे कि एक दिन लिख दिया है। अरुण एक दिन में 8 घंटे सोता है और एक दिन में दिनों की संख्या 24 घंटे होती है। ओके, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर आपका 106, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 107 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो यह आपको करना है। इसका सही आंसर यहां पर आ जाएगा 50 रुपए। देखना आप कैसे आता है 50 रुपए। अब हम बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, और वह क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 108। प्रश्न नंबर 108, यह आपकी आकृतियों की समझ के विषय पर बना हुआ क्वेश्चन है, और यह इसीलिए आईएमपी भी है कि आपको 3 डायमेंशन आकृतियों की पहचान है या नहीं है। दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासे, अब आप समझते हैं पासे क्या होते हैं। पासे को इंग्लिश में डाइस कहते हैं, और यदि आप लूडो वगैरह कुछ खेलते हैं ऐसा खेल, तो उस खेल के दौरान जिस पासे का उपयोग किया जाता है वही पासे की यहां पर बात की जा रही है, जिसके ऊपर एक तरफ एक, यहां पर एक बिंदी होती है, यहां पर 2, यहां पर 3 एक तरफ, फिर 4, 5 और 6 इस प्रकार की बिंदियां बनी होती है। यहां पर मान लीजिए कि यहां पर 6 बिंदी है, यहां पर 1 है, यहां पर 5 होगी, यहां पर 4 होगी, एक तरफ 3 होगी, एक तरफ 2 होगी, इस प्रकार से। तो इसको कहते हैं पासा। तो एक पासे का चित्र हो सकता है, तो यही चित्र हो सकता है, यह तो हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा आपका सी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, एक हाथ ठेले में 100 ईंटें रखी हुई है। एक ईंट का वजन लगभग 2 किलोग्राम 500 ग्राम है। 2 किलो और 500 ग्राम, बताइए हाथ ठेले में रखी ईंटों को का कुल वजन कितना होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। मैं करके आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 109, 100 ईंटें रखी है। एक ईंट का वजन, एक ईंट का वजन कितना है 2, तो किलोग्राम, और साथ में एंड 500 ग्राम, इतना एक ईंट का वजन है। हाथ ठेले में रखी हुई ईंटों का कुल वजन बताना है, तो 100 ईंटों का वजन, एक ईंट का इतना वजन, तो यहां पर किलोग्राम में ही सारा सब कुछ दिया गया है। तो हम यहां पर 2 तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसे भी किलोग्राम में बदल लीजिए, या इसे ग्राम में बदल लीजिए और फिर 100 का गुणा करिए। हम इसको चेंज करते हैं, तो यह आपका 2 किलोग्राम है, और यह जो आपका 500 ग्राम है, आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहां पर 500 ग्राम बराबर कितना होगा, 500 ग्राम बराबर आप सीधे सीधे लिख दीजिए 1/2 किलोग्राम, या फिर आप 0.5 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो यहां पर फाइनली 2 तरीके से यह लिखा जा सकता है, 2 किलोग्राम एंड 0.5 किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जिनमें किलोग्राम से ग्राम कन्वर्ट करना, मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना, ये सब चीजें हम डिटेल में पिछले पार्ट के अंदर सीख कर आ रहे हैं। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो सिक्वेंसली पार्ट वहां से देखते हुए आइए, आपको हर चीज बहुत ही आसान लगेगी। जहां जिस चीज को समझाना डिटेल में था पहली बार, मैंने उसे वहां पर बिल्कुल क्लियर आपको करके दिया है।
अब हम थोड़ा सा स्पीड से यहाँ पर, जहां डबल आ रहा है वहां पर थोड़ा सा स्पीड से इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 किलोग्राम और 0.5। अब यहाँ पर 100 है, तो 100 ईंट का वजन, 100 ईंट का वजन, ठीक है, 100 ईंट का वजन मतलब 100 गुणित 2 किलोग्राम, एंड इसमें भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 100 गुणित 0.5 किलोग्राम। फिर से हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 200 किलोग्राम, एंड का मतलब यहाँ प्लस से ही है, और यहाँ पर 0.5 का यदि 100 से करा आपने गुणा, तो ये हो गया 50 किलोग्राम। और फाइनली ये 200 किलोग्राम और 50 किलोग्राम मिलके कितना होता है, 250 किलोग्राम। तो इस प्रकार से यह आंसर आपका भी 250 किलोग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 110 दिया है, इसे पढ़िए और आप स्वयं सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 हम इसे देखते हैं। यह एक आईएमपी पैटर्न आधारित क्वेश्चन है, और कम से कम हम 20 क्वेश्चन पैटर्न आधारित कर चुके हैं अब तक, लास्ट पार्ट तक। तो यहां पर अगेन पैटर्न आधारित क्वेश्चन आया है। 3, 6, 10 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी? तो आपको यहां पर संख्या फिल करना है इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कि कौन सी संख्या होगी 1 से। 1, 3, 6, 10। 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद यहां पर आ गया 10। तो अगली संख्या क्या होगी? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पैटर्न आधारित क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 10 है, और अगली संख्या आपको बताना है। इनमें रिलेशन देखिए आप, क्या रिलेशन है। 1 से 3 कैसे बना होगा? यहाँ पर +2 से बना है। 2 से 6 कैसे आया है? सॉरी, 1 से 3 तो +2 से, 3 से 6 मतलब +3 से, और 6 से 10 कैसे आया? +4 से। 6 में 4 जोड़े 10, 3 में 3 जोड़े 6। तो अब आप बताइए, 1 में 2 जुड़े, 1 में 3 जुड़े, 1 में 4 जुड़े, तो इसमें क्या जुड़ेगा? इसमें +5 होगा। इसका मतलब यह संख्या हो जाएगी आपकी 15। अब आप देख लीजिए, आप 15 कहां पर लिखा हुआ है? यह आपके सी ऑप्शन में दिया गया है 15, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 111 इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह एक पैटर्न आधारित प्रश्न है। अब फिर से पैटर्न आधारित क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 112। निम्न पैटर्न को ध्यान से देखकर, कौन से पैटर्न को? जो पैटर्न यहां पर दिया गया है उसको। अगला पद बताइए। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए और अगला पद आपको यहां पर क्या फिल होगा बताना है। 20A मैं लिखता भी हूं यहां पर आपको, ताकि और बेहतर क्लियर हो जाए। 20A लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है? 25B लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? 30C लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है? 35D लिखा हुआ, और फिर आपका यहां पर ब्लैंक दे दिया गया। तो एक चीज तो यहां पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, ABCD। तो यहां पर क्या आएगा? E आएगा, मतलब या तो 45E या फिर 40E। 20-25 यहां पर क्या है रिलेशन? +5। यहां पर क्या रिलेशन है? +5। यहां पर क्या संख्या का रिलेशन है? +5। तो यहां पर क्या रिलेशन आएगा? +5। तो फाइनली ABCD, और यह हो गया आपका E, और 35 और 5 40। तो आंसर आपका आ जाएगा यहां पर 40E, ठीक है। तो 40E कहां पर दिया गया है? सी ऑप्शन आपका 40E को दिखा रहा है, तो यही सही है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 113, यह भी आपका एक आईएमपी प्रश्न है। पैटर्न ABC, फिर DEF, GHI, ठीक है। इसे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स नहीं होगा। अब हम यहीं पर, या चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं 113 को। ABC
फिर सी के बाद डी ई एफ जी एच आई। तो अगला पद सिंपल सी बात है, ABCD बोलते जाइए और यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यूटी के अंदर दी गई है ABCD। ABC के बाद DEF आ गया, फिर एफ के बाद GHI आ गया। अब क्या आएगा आई के बाद GHI JKL। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका JKL आ जाएगा अगला पद। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 113 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 114 को नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरे शिक्षक साथियों से निवेदन है कि सभी बच्चों के ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे सीख सकें, ओलंपियाड को बेहतर समझ सकें और नेक्स्ट 2024 के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएं तो देश प्रदेश का नाम ऊंचा हो सके।